हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्रैक स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मानव शरीर के तंत्र या कहें कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मनुष्य के पाचन तंत्र की बात करें तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र का आहार नाल एवं उससे जुड़ी ग्रंथियों का बना होता है। जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल और उससे जुड़ी ग्रंथियों का बना होता है। इसमें मुख्यतः आहार नाल जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, ग्रसनी जिसको फेरिंग्स, ग्रसनली इसोफेगस, अमाशय स्टमक, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन की बनी होती है। जो हमारा आहार नाल होता है वो इन सभी चीज़ों का बना होता है। इसके अलावा भी आप ध्यान दें कि हमारे जो मनुष्य में जो पाचन होता है उसकी शुरुआत हमारे मुंह से ही हो जाती है। मुंह के अंदर जब हम कोई खाना खाते हैं तो दांत जो होते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको पीसने का काम करते हैं। इसके बाद जो लार होती है उसमें एंजाइम होते हैं, तो टाइलिन जो एंजाइम होता है वो स्टार्च को पचाने का काम शुरू करता है। इसके बाद ये जो हमने यहाँ पर देखे जैसे बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या कहीं कि भाग लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में भोजन की पूरी तरह से पाचन होता है, जिसे हम मनुष्य में पाचन कहते हैं। थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे आप डायग्राम देख लीजिए कि हमारा जो मुख गुहा होती है, ये रहा मुख गुहा, यहीं से हमारे पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। ये हमारा ग्रसनी, ये हमारा आहार नाल, इसके अलावा सारे आपको ऑर्गन यहाँ पर देखते चलेंगे आप, और इनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। अगर आप देखेंगे तो ये रहा हमारा आहार नाल, इसके बाद हमारा अमाशय, फिर हम यहाँ पर पित्ताशय को भी देखेंगे, यकृत भी देखेंगे। छोटी आंत क्या होती है, ये रही हमारे पास छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। हम इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है पाचन तंत्र, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये पाचन तंत्र क्या होता है, तो देखो पाचन तंत्र जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, लेकिन इसमें भोजन के पाचन के संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरता है। जो पाचन तंत्र होता है, जो भोजन होता है, इसमें संपूर्ण क्रिया जो होती है 5 अवस्थाओं से गुजरता है। जिसमें पहले नंबर पर हमारे पास आता है अंतग्रहण, जिसे हम इगेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है पाचन, डाइजेशन जिसे कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है अवशोषण या कहे कि एब्जॉर्प्शन। चौथे नंबर पर आता है स्वांगीकरण या कहे कि एसिमिलेशन। पाँचवें नंबर पर आता है मल या कहें कि परित्याग, मल परित्याग। ये 5 अवस्था होती है पाचन तंत्र को पूरी तरह से देखने के लिए। अब ये तो हो गए भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो 5 अवस्थाओं से गुजरता है। इनको एक एक करके हम समझते भी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टमक या कहे कि अमाशय। अमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। जो भी आप खाना खाते हैं वो खाना हमारे अमाशय में लगभग 4 घंटे तक रहता है। इसके बाद भोजन के अमाशय में पहुंचने पर, जैसे हमारा भोजन अमाशय में पहुंच जाता है तो पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। हमारा जो अमाशय होता है उसमें भोजन कितनी, इस तरह से अमाशय हमारा बना रहता है, और इसमें भोजन कितनी देर तक पड़ा रहेगा, तो 4 घंटे तक यहाँ पर हमारा भोजन पड़ा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर पाइलोरिक ग्रंथि होती है जिसे जठर रस निकलता है। कौन सी ग्रंथि होती है, पाइलोरिक ग्रंथि होती है जिसे जठर रस निकलता है, और ये कैसा दिखता है, हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। कैसा होता है, हल्का पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। इसके अलावा अमाशय के ऑक्सीटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। जो हमारा अमाशय होता है उससे ऑक्सीटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। मतलब भोजन अगर हम करते हैं और उसमें कोई जीवाणु आ जाते हैं तो उनको मारने का काम करते हैं, तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देते हैं। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उनकी क्रिया को भी ये तीव्र करने का काम करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। जो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पाचन की क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, और मुंह से अगर हम देखें तो हमारा जो माउथ होता है या मुख होता है उसके अंदर हमारे पास टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो अब भोजन को तो मुंह में, माउथ में शुरुआत हो गई है, लेकिन जैसे वो अमाशय में आता है
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उसको अम्लीय बना देता है, जिससे टाइलिन का जो काम होता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझे तो मुख के अंदर लार होती है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो पचाने का काम करता है। उसके बाद जो खाना अमाशय में आता है तो वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि अमाशय में निकलने वाला जठर रस के एंजाइम कौन से होते हैं। जो अमाशय होता है उसमें जठर रस होता है, तो जठर रस में जो एंजाइम होते हैं उसमें पेप्सिन व रेनिन होते हैं। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों मतलब पेप्टोन से परिवर्तित कर देता है। अमाशय जो है उसमें जठर रस निकलता है, उसमें जो एंजाइम होता है उसमें पेप्सिन और रेनिन दो एंजाइम होते हैं। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है या कहीं की पेप्टॉन्स में परिवर्तित करता है। रेनिन जो होता है दूध की घुली हुई प्रोटीन को कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन के कैल्शियम पेरा कैसिनो के रूप में बदल देता है। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। दूध जो होता है ना, दूध की घुली हुई प्रोटीन, दूध में जो भी प्रोटीन घुला हुआ रहता है, और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसिनोजेन होता है, को प्रोटीन कैसिनोजेन क्या करता है, को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पेरा कैसिनो के रूप में बदल देता है। इस तरह से हम अमाशय के अंदर पाचन की क्रिया को देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिओडिनम में पाचन कैसे होता है। तो डिओडिनम में पाचन जो होता है, भोजन को अगर हम देखें, भोजन को पाच्य में पहुंचते हैं सर्वप्रथम यकृत से निकलने वाला पित्त रस, बाइल डक्ट, बाइल जूस, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट कर लेते हैं उसको देख लेना, बाइल जूस आकर मिलता है। तो हमारा जो भोजन होता है जैसे वो डिओडिनम में पहुंचता है तो सबसे पहले लीवर उसमें पार्टिसिपेट करता है, और लीवर से निकलने वाला रस कौन सा होता है, पित्त रस होता है, जिसे हम बाइल जूस के नाम से जानते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है। जो हमारा पित्त रस होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था कि हमारा अमाशय कुछ इस तरह का बना रहता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जिसको हम HCl के नाम से जानते हैं। तो HCl कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो जो खाना आपने खाया था उसको अम्लीय बना दिया हमारे अमाशय ने। अब लीवर उसको क्या करेगा, पित्त रस की सहायता से उसको क्षारीय बना देगा, क्योंकि पित्त रस जो होता है वो क्षारीय होता है, और ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। क्या कर देता है, भोजन को अम्ल से क्षार में परिवर्तित करने का काम करता है। कौन करता है, हमारा लीवर, क्योंकि लीवर से पित्त रस निकलता है जो कि क्षारीय होता है। इसके बाद यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। जो हमारा अग्नाशय होता है वहाँ से कौन सा रस आता है, अग्नाशय रस आता है जो भोजन में मिलता है। उसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सीधी सी बात है कि लीवर में जो हमारा जो लीवर से या कहीं की यकृत से पित्त रस निकलता है और ये क्षारीय होता है और भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने का काम करता है। इसके बाद अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है और ये 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। आकार भोजन में मिलता है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। सबसे पहले एंजाइम की हम बात करें तो उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अगर आपसे पूछे कि ट्रिप्सिन क्या करता है, तो जो भी प्रोटीन हमारे पास है और जो पेप्टोन्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आता है इमाइलेज। ये क्या करता है, स्टार्च या कहीं की मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जो हमारा खाना उसमें स्टार्च होता है तो उसको घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। तीसरे नंबर पर आता है लाइपेज। ये क्या करता है, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। तो जो भी हमारे पास देखो, ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो एसिड में परिवर्तित करेगा, अमीनो अम्ल में। जबकि एमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करेगा। लाइपेज जो होता है, जो इमल्सिफाइड जो वसा होती है उसको ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा लीवर का भी काम और अग्नाशय का। अब हमारे पास आता है छोटी आंत क्या करती है। ये जो छोटी आंत होती है ये भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। हमारे छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। और जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषण करने का काम करता है। कौन करता है, छोटी आंत। छोटी आंत की दीवारों में आंतरिक रस निकलता है और निम्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। जो छोटी आंत होती है उसकी दीवारों से बहुत सारे रस निकलते हैं और उसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इरेप्सिन, सेस प्रोटीन। जैसे जो प्रोटीन हमारा ऊपर अग्नाशय में नहीं पच पाया था वो प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने का काम करता है। माल्टेज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है।
इसी प्रकार सुक्रोज, ये सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेक्टोज, ये लेक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। 5वें नंबर पर है हमारे पास लाइपेज, ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। आसान शब्दों में अगर हम समझे तो जो काम ऊपर बच जाता है उसको पूर्ण करने का काम हमारे छोटी आंत में पूरी तरह से किया जाता है और पूरी तरह से यहीं पर पाचन की क्रिया होती है। आंतरिक रस जो होता है क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य के प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। अगर हम आंतरिक रस की बात करें तो स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसको प्रतिदिन 2 लीटर आंतरिक रस का स्रावण होता है। कितना? 2 लीटर। आंतरिक रस कहाँ से निकलता है? आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है और उसमें ये 5 प्रकार के मुख्य एंजाइम पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है अवशोषण। अब अवशोषण कैसे होगा? तो पचे हुए भोजन को रुधिर में पहुंचाना अवशोषण कहलाता है। अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी पचा हुआ भोजन है उसको ले लेना, अवशोषित कर लेना और उसको रुधिर में मिला देना। किसमें मिला देना? रुधिर में। तो जो भी पचा हुआ भोजन है छोटी आंत में उसको रुधिर में मिलाने का काम जो होता है वो अवशोषण की क्रिया के द्वारा किया जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रक्त विली द्वारा रचना ऊर्ध्व या कहें कि विली के द्वारा होता है। जो हमारा छोटी आंत होती है उसके अंदर हमारी उंगलियों की तरह ही उंगलियों की संरचना की तरह ही एक संरचना पाई जाती है, जिसे हम विली या कहें कि ऊर्ध्व कहते हैं, विली के नाम से जाना जाता है। तो ये जो विली होती है ये पूरी तरह से पचे हुए भोजन को अवशोषण का काम करती है, जो कि छोटी आंत के अंदर ही होती है। तो छोटी आंत के अंदर आपको उंगलियों के समान संरचना मिलेगी जिसे विलाई कहा जाता है या विली कहा जाता है, जो भोजन को पूरी तरह से अवशोषित करती है और भोजन को रुधिर में पहुंचाने का काम करती है। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर का पॉइंट आता है स्वांगीकरण या कहें कि एसिमिलेशन। जो अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। अब जो भी भोजन हमारे शरीर में जो भी भोजन पूरी तरह से पच चुका है, अवशोषण हो चुका है, उस अवशोषण होने वाले भोजन को अब हमारे शरीर में जब पहुंच गया तो उससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब काम करने योग्य हम तब बन जाएंगे। कब? जब हमारा खाना जो पूरी तरह से पच गया और हमारे शरीर में पहुंच गया उसको हम उपयोग में ला सकते हैं। उस क्रिया को स्वांगीकरण कहा जाता है। तो अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना ही स्वांगीकरण कहलाता है। 5वें नंबर पर आता है मल परित्याग। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, यहाँ जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं, जिसे गुदा या कहें कि एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब अपने शरीर में जो भोजन पच चुका है, अब जो नहीं पचा है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए बड़ी आंत होती है। और बड़ी आंत के अंदर क्या होता है? बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे एनस या गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये अपच भोजन होता है, जो पचा हुआ नहीं होता है, उसे हम क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग थे ये तो, ठीक है। अब इसके अलावा हम देखेंगे पाचन क्रिया में कौन कौन से प्रमुख अंग होते हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप इतना समझिए